हेलो फ्रेंड्स, 360 डिग्रीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक मॉडर्न वॉरफेयर की। और सबसे कमाल की बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने दो तीन तरह के कुछ नए कारनामे देखे हैं, जो हमारा जिसकी वजह से जो हमारा एक कन्वेंशनल वॉरफेयर का जो एक तरीका होता था वो सारा बदल चुका है और हम एक नई तरह की लड़ाई इस समय देख रहे हैं जो दुनिया में हो रही है। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ महीने पहले इज़राइल ने एक पेजर अटैक किया था और काफ़ी टाइम से उन्होंने एक ये प्लान करके रखा था। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन पैलेस्टाइन में, गाज़ा में, सब जगह पे एकदम अचानक से धमाके होते हैं और जितने भी आतंकवादी जो थे, उनके जो टारगेट्स थे, वो सारे ऑल ऑफ ए सडन मारे जाते हैं। तो एक ये फर्स्ट मेरे को इंस्टेंस याद आता है। दूसरा, जो लास्ट मंथ में भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक लिमिटेड वॉर हुई थी, उस टाइम पे हमने देखा कि किस तरीके से नॉन कन्वेंशनल एक नया तरीका हम लोगों ने देखा कि जो अपनाया गया लड़ने का। क्योंकि अभी तक के जितने भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो मोर और लेस कन्वेंशनल वॉरफेयर ही थे। आप 1947, 48, 65, 71 एंड देन कारगिल की आप लड़ाई को देख सकते हैं, प्लस आपका जो सियाचिन जो हमने रिकैप्चर किया था उसको आप देख सकते हैं। और जो नॉर्मली जो भी हमारी आपस में जो स्क्रिमिशेस होती हैं, जो झड़पें होती हैं, वो सारी कन्वेंशनल वॉरफेयर ही होती हैं। उरी के बाद में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो भी कन्वेंशनल वॉर थी, बिकॉज हमारे जो जवान थे वो एलओसी पार करके पाकिस्तान या पीओके के अंदर गए थे एंड वहाँ पे जाके उन्होंने अटैक किया था। एंड इवन बालाकोट में हमारे फाइटर जेट्स जो थे उन्होंने क्रॉस किया था इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वहाँ पे जाके मिसाइल से अटैक करके और बॉम्ब्स अटैक करके, स्पाइस बॉम्ब्स वगैरह, ये लोग आए थे। तो अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी वो कन्वेंशनल वॉर ही थी। और लेकिन इस बार लड़ाई के मायने बदल चुके हैं। इस बार भी जब पहलगाम के बाद का जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में हम सब ये सोच रहे थे कि इस बार क्या होगा, इस बार नया क्या होगा। हम हमेशा की तरह वही आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे या कुछ इस बार नया होगा। गवर्नमेंट की प्लानिंग हो रही थी, डेली बेसिस पे इतनी मीटिंग्स हो रही थी, उसकी वजह से हम लोगों की थोड़ी सी ना फ्रस्ट्रेशन भी हम लोगों में एक आ गया था। लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुई वो एकदम ऐसी थी जो हमने शायद सोची नहीं थी पहले कभी। हमारे कुछ फाइटर जेट्स इंडियन बाउंड्री के अंदर रहते, इंडियन बॉर्डर के अंदर रह के ही उन्होंने अटैक्स किया। पाकिस्तान के कुछ जो भी ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे कुछ मदरसे थे और टेररिस्ट कैंप थे, उनको उन्होंने राफेल और सुखोई 30 इन्होंने इंडिया में रह के ही उन पर मिसाइल अटैक किया और सबको तबाह कर दिया। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है उसने फिर हमारे पर एक ड्रोन अटैक्स किए। उस दिन शाम का समय था और हम सब लोग टीवी पे देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे थे किस तरीके से सैकड़ों ड्रोन्स और यूएवीज हम पे अटैक कर रहे थे और कैसे फिर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कैसे उसको काउंटर कर रहा था। ये हमने भारत में पहली बार देखा। इससे पहले इज़राइल में डेफिनेटली चीज़ हुई थी और हमने देखा था किस तरीके से जो गाज़ा से जो आतंकवादी रॉकेट अटैक कर रहे थे, रॉकेट लॉन्च करते थे एंड देन इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम उसको काउंटर करता था। तो हम लोग बड़े ही सरप्राइज़ हो जाते थे। हमें बड़ा ही ये विस्मयकारी लगता था कि ये किस तरह की लड़ाई हो रही है। लेकिन अब हमने पिछले महीने अपने घर में ये चीज़ होते हुए देखी कि किस तरीके से लड़ाई हमारे घर तक आ गई है। हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर के जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक, आप देखेंगे कि सब जगह पे अटैक्स हुए। शाम होते ही सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स आते थे और लोग अपने घर की छतों पे खड़े होकर वीडियोस उनकी शूट करते थे और फिर हम देखते थे किस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको किस तरीके से काउंटर करता था। तो ये कुछ खास चीज़ें हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से हमने एक लड़ाई का एक नया रूप देखा इस टाइम पे। और उसके बाद में अगर हम कल की बात करते हैं तो कल हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन ने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की प्लानिंग की और देन उन्होंने एक रूस के ऊपर एक ऐसा हमला किया जो आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। पुराने में तो आप छोड़ ही दीजिए, ये अपनी तरह का पहला एक हमला था और एक ऐसा हमला था जिसने कहीं ना कहीं रूस को तो झटका दिया ही है, भारत जैसे देशों को भी झटका दे दिया है, बिकॉज हम बड़े ही वल्नरेबल नेबरहुड में रहते हैं। तो मैं पहले इस हमले की बात करता हूँ। तो ये आपका यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने की जो
सीक्रेट सर्विस है उसने एक प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग के तहत इन्होंने करीबन कुछ ट्रक्स इन लोगों ने डिज़ाइन किए, जिन ट्रक्स की जो छतें होती हैं उस पे इन्होंने लकड़ी के पार्टीशंस वगैरह करके और उसमें एफपीवी ड्रोन्स को रखा। अब आप पूछेंगे कि एफपीवी ड्रोन क्या होते हैं, तो एफपीवी ड्रोन होता है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर है ड्रोन का, ये काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में और काफ़ी फास्ट भी होते हैं। तो जो ऑपरेटर होता है वो एक हेड गियर पहनता है, और उस हेड गियर के थ्रू उसको ड्रोन का मूवमेंट दिखता रहता है, एंड उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है जिसके थ्रू वो ड्रोन को ऑपरेट करता है। उसको कहीं पे लेके जाना है या उसको उससे कोई सर्वेलेंस करनी है या अटैक भी करना है, तो वो दोनों तरह के काम में ये ड्रोन आता है। और काफ़ी डेडली होता है, काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, सस्ते भी बहुत होते हैं, कुछ हज़ार रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग करी, 18-19 महीने की प्लानिंग थी, उन ट्रक्स को तैयार किया, उन ट्रक्स में एफपीवी ड्रोन्स रखे, उसके बाद में इन सारे ट्रक्स को रशियन जो एयर बेसिस थे उनके आसपास के इलाकों में तैनात किया, और फिर एक ही समय पर इन्होंने रिमोटली इन सारे ड्रोन्स को उस ट्रक से निकाल के एयरबॉर्न किया, एंड देन जो भी ड्रोन्स थे आपके वो जाके जो भी रशियन जेट्स थे, रशियन बॉम्बर्स थे, उनके ऊपर जाके ये ड्रोन्स इन्होंने अटैक किया। सबसे कमाल की बात ये है कि जो सारे ड्रोन्स थे ये एआई जनरेटेड थे, एआई से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे कर रहे थे कि ड्रोन्स के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था और पीछे जो एल्गोरिदम्स चल रही थी वो ये देख रही थी कि जो सामने टारगेट है उसका सबसे वल्नरेबल पार्ट क्या है, क्योंकि उसी पे इनको अटैक करना था। तो आप ये मान के चलिए कि कितना स्मार्ट ये अटैक था कि इन्होंने जाके वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे जब ये पहुँचे एयरबेस पे, तो इन्होंने जाके वहाँ पे चेक किया कि किसी भी एयरप्लेन का सबसे वल्नरेबल पार्ट है उसका या तो फ्यूल टैंक होता है या इंजन होता है। तो मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें ये दिख रहा था कि किस तरीके से एक ड्रोन है वो फ्लाई कर रहा है, और वो बारी बारी से वहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे बॉम्बर्स खड़े थे और उनके फ्यूल टैंक के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो जैसे फ्यूल टैंक पे कोई बम गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा आपका जो जेट है वो तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर एआई का भी यूज़ किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो उनकी TU-95, TU-22 और अवैक्स जो थे उनके काफ़ी सारे तबाह हो गए। एक अनुमान है कि अराउंड 40 के आसपास उनके फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और अवैक्स इस पूरे हमले में तबाह हो गए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये ड्रोन्स आए और रशिया का जो एयर डिफेंस था वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया के एयर डिफेंस तो काफ़ी एडवांस्ड है, दुनिया में सबसे बेस्ट S-400 और S-500 उनके पास है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये जो आपके FPV ड्रोन्स हैं ये काफ़ी फास्ट होते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो एयर बेसेस हैं उनके आसपास ही ये ड्रोन्स कहीं पे होंगे किसी ट्रक के ऊपर, और वहाँ से जैसे ही उड़े तो जो इनका जो टाइम था उड़ने का और अटैक करने का वो आई थिंक कुछ मिनट रहा होगा, और इतनी तेज़ी से उड़े, इनका साइज़ इतना छोटा होता है, तो माइट बी पॉसिबल कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लगा होगा कि शायद ये कोई चिड़िया होगी या कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा, मे बी शायद वो इंगेज नहीं कर पाए इसको। खैर अभी तो रिसर्च करके पता लग पाएगा कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या था, या शायद वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरीके से डिप्लॉयड नहीं थे। आई मीन ये तो अब शोध का विषय है, उससे पता लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नए तरह का एक वॉरफेयर हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ महीने में, और इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं सीख भी लेनी चाहिए। और इसके क्या खतरे हैं भारत के लिए, ये जो यूक्रेन का जो हमला हुआ है रशिया पे, ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे सीख लेना, प्लस भारत किस किस जगह पे कमज़ोर है, भारत की तैयारी क्या है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वो भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम लोगों का समर्थन करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।